नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन को अब से कुछ ही देर में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने पर रहेगा जोर। भारत के विकास संबंधी नए प्रयासों का भी करेंगे उल्लेख। सर्विस प्रोवाइडर्स के बकाये का जल्द भुगतान करे मंत्रालय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया निर्देश। सचिवों और सलाहकारों के साथ बैठक में की पूंजीगत खर्च की समीक्षा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ कल होगी बैठक। समुद्र के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हो सकते हैं आतंकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को चेतावनी। कहा, किसी भी तरह की नापाक साजिश का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और त्रिपुरा के बादरघाट विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी ने लहराया परचम। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा सीट पर कांग्रेस और केरल का पाला सीट पर एलडीएफ को मिली जीत। आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए पर्यटन स्थलों का दौरा करें युवा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, पर्यटन क्षेत्र में है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने की व्यापक संभावनाएं। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से किया सम्मानित। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें वार्षिक सत्र को संबोधित करेंगे। संबोधन से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्विटर पर लिखा है कि अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए तैयारियां पूरी हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान वो आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार, जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दे उठा सकते हैं। साथ ही कई अहम वैश्विक मुद्दों पर भी भारत का पक्ष दुनिया के सामने प्रधानमंत्री पेश करेंगे। दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये पहला संबोधन होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में महासभा की बैठक में शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस साल के आम बहस की शुरुआत 24 सितंबर को हो चुकी है, जो 30 सितंबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। करीब 112 राष्ट्राध्यक्ष, 48 देशों के शासनाध्यक्ष और 30 से अधिक देशों के विदेश मंत्री महासभा की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। महासभा की बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भूटान और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। और इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन कोई हमें परेशान करता है तो उसे शांति से बैठने नहीं दिया जाएगा। आज माता अमृतानंदमयी देवी के 66वें जन्मदिन के अवसर पर केरल के कोल्लम में आयोजित कार्यक्रम में राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश के आतंकवादी कच्छ से केरल तक फैली देश की तटरेखा पर बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि तटीय और समुद्री सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कच्छ से लेकर केरल तक सुरक्षा बढ़ाई गई है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो देश अपने जवानों के बलिदान को याद नहीं रखते, उसका दुनिया में कहीं पर भी सम्मान नहीं होता। पुलवामा हमले के बारे में उन्होंने कहा कि देश का कोई भी नागरिक सैनिकों की कुर्बानी को नहीं भूल सकता। राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात भी की। बालाकोट में आतंकवादियों को मारने के बाद भारत ने अपना इरादा, हमारे प्रधानमंत्री ने अपना इरादा पूरी तरह से साफ कर दिया कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो हमको छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे। सुरक्षा और सेना के जवान जो होते हैं, इन जवानों के कारण ही मैं कह सकता हूं कि भारत की अथवा दुनिया के किसी देश की विल पावर बढ़ती है। और मैं कह सकता हूं हमारे देश के सुरक्षा और सेना के जवान या भारत के स्ट्रांग विल पावर के सिंबल। थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद का प्रभार संभाल लिया है। इससे पहले ये पद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के पास था। COSC तीनों सेना अध्यक्षों को मिलाकर बनी हुई एक कमेटी है। हमेशा इसका अध्यक्ष तीनों सेना अध्यक्षों में जो सबसे वरिष्ठ होता है उसके पास होता है। वायुसेना प्रमुख BS धनोआ इस महीने की 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद वरिष्ठता की सूची में थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का स्थान है। बता दें कि एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने 29 मई को नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा से COSC अध्यक्ष का प्रभार लिया था। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार कई कदम उठाने के साथ सभी पक्षों के साथ लगातार बातचीत में जुटी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में सरकारी मंत्रालयों के सचिवों और वित्तीय सलाहकारों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने मंत्रालयों को त्योहारी सीजन से पहले MSME और सर्विस प्रोवाइडर्स का बकाया जारी करने के निर्देश दिए हैं। There are no outstanding dues for services or goods supplied, services received or goods supplied to different ministries, which are, kept safely with the ministry, but it's not reaching those who have supplied those goods or who have supplied services to the different departments. So essentially making sure that the monies which are due to people who have given them goods or services is given, even if it was held all this while for whatever reason. My intention is to have government departments clear all the pending payments to whoever it should go. वित्त मंत्री ने मंत्रालयों से अगली 2 तिमाही के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान मांगा है, जिससे खर्च बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जा सके। उन्होंने कहा कि पूंजीगत खर्च सही रास्ते पर बजट लक्ष्य के मुताबिक हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 27,86,000 करोड़ रुपए खर्च का इंतजाम किया है, जिसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों खर्च शामिल हैं। CapEx plans for the next 4 quarters, so that there will be a clear commitment that ministries are very clear on where their capital expenditure is going to be and where and how much are they going to commit and how much will be grounded, by which this is a kind of exercise probably in at the RE stage anyway they will be doing, but given my keenness to be sure on how much is going to get grounded in each of the next quarters that are coming, we wanted this exercise to be done. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 90% बकाया GST रिफंड दे दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कोशिश की है कि रिफंड में देरी ना हो। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 27,86,000 करोड़ रुपए खर्च का इंतजाम किया है। वित्त मंत्री शनिवार को देश की बड़ी PSU कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। चार राज्यों की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस और 1 पर LDF को जीत मिली है।
यूपी के हमीरपुर, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, त्रिपुरा के बाधरघाट और केरल के पाला विधानसभा सीट पर 23 सितंबर को वोट डाले गए थे। आज घोषित हुए नतीजों में यूपी के हमीरपुर और त्रिपुरा के बाधरघाट सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है। उधर केरल की पाला सीट पर एलडीएफ के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 5 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजों का ऐलान हो जाएगा। दोनों राज्यों में एक ही दिन में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। हरियाणा में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर, जबकि महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को पूरा हो रहा है। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी से बाहर हुए लोग भी मतदान दे सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक नागरिक ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक वोटर लिस्ट में शामिल हर एक मतदाता को वोट डालने का अधिकार होगा। दरअसल असम में 31 अगस्त को एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी की गई थी और लिस्ट में करीब 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं है। इन लोगों के पास नागरिक ट्रिब्यूनल का रुख करने के लिए 120 दिन का वक्त है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक इनके वोट देने के अधिकार बहाल रहेंगे। भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर आज भूटान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलटों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के पायलट और भूटानी सेना के पायलट शामिल थे। दुर्घटना के वक्त हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के खिरमू से योंगफुल्ला की ओर जा रहा था और हादसा दोपहर 1 बजे के करीब हुआ। हेलीकॉप्टर में भूटान का पायलट भारतीय सेना के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। आइए खबरों में यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए मेरे साथ विशेष शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नेता बेशक राजनीति करें, लेकिन जनता का तो असली मतलब होता है अर्थनीति से, यानी वो नीतियां जो हमारी जेब पर असर डाले या फिर सुविधाओं में इजाफा करें। कैसा है भारत का आर्थिक वातावरण और क्या है हमारी चुनौतियां? सरल भाषा में आपके ये बुनियादी आर्थिक मुद्दे आप तक पहुंचाने के लिए राज्यसभा टीवी ने शुरू किया है ये खास कार्यक्रम अर्थनीति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दिल्ली में विज्ञान भवन में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के लोगों को भारत की संस्कृति और विरासत आकर्षित कर रही है और भारत विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन चुका है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए पर्यटन स्थलों का दौरा करने की सलाह दी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार को विश्व पर्यटन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र रोजगार, विदेशी मुद्रा के जरिए देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। Tourism is a major engine of economic growth and an important source of employment and foreign exchange earnings in many countries, including India. The capacity of tourism to create large-scale employment opportunities, an important role it plays in achieving growth with equity and substantiality. My dear sisters and brothers, tourism in India has tremendous potential, considering the country's rich cultural and historical heritage.
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत अब विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन चुका है। आज 180 से ज्यादा देशों के लिए पर्यटक वीजा सुविधा उपलब्ध है। The entire world is looking towards India now. They are very much impressed by Indian culture, Indian heritage, India's love for peace, progress, and also India's value systems, and latest being India's economic growth. इस साल विश्व पर्यटन दिवस का मेजबान देश भारत है। इसकी थीम टूरिज्म एंड जॉब अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल है। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। जहां दुनिया के मापदंडों में 65वें स्थान पर थे 2013 और 14 में, आज हम 34वें पायदान पर आए हैं। इन 5 वर्षों में जो बढ़त हुई है, मैं इसका पूरा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए दूंगा, जिस प्रकार से उन्होंने दुनिया में भ्रमण किया और यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को उन्हें उद्धृत किया, उदाहरणों में प्रस्तुत किया। वो एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह उन्होंने काम किया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए। इस साल विभिन्न श्रेणियों में कुल 76 पुरस्कार दिए गए। पर्यटन विकास के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला। अनुकूल रेलवे स्टेशन के रूप में विशाखापट्टनम को पुरस्कार दिया गया। पर्यटन में स्वच्छता पुरस्कार इंदौर नगर निगम को मिला। अनुकूल हवाई अड्डे का पुरस्कार मुंबई के नाम रहा। वहीं दिव्यांग हितैषी स्मारक के रूप में सांची के बौद्ध स्मारक को पुरस्कार दिया गया। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में दिवंगत पीपी राव पर लिखी किताब का विमोचन किया। वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पावनी की किताब का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कोर्ट में लंबित केसों पर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि न्याय प्रणाली में बदलाव की सख्त जरूरत है, जिससे लोगों को वक्त पर न्याय मिल सके और लोगों का न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास बढ़े। The justice delivery process is crying for reforms to further enhance the faith of common man in our judiciary by ensuring justice in time and at affordable cost. Huge pendency in courts is a matter of deep concern. Collectively, judiciary need to address these issues of delay in the delivery of justice. Adequate infrastructure in the form of required number of judges at various levels and the attendant physical infrastructure need to be ensured. उपराष्ट्रपति ने विभिन्न राजनीतिक नेताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों और चुनाव याचिकाओं के जल्द निपटारे की भी बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विशेष पीठ बनाया जाना चाहिए ताकि वक्त पर इन मामलों पर फैसला हो सके। The election-related petitions and also cases pertaining of criminal proceedings against politicians, they should be dealt by separate benches or whatever system you can evolve. There is every need to address this. Otherwise, the respect for politicians, elected representatives will go, and also it will be making a mockery of the judicial system. गृह मंत्री अमित शाह ने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर पर लिखी एक किताब का विमोचन किया। लता के 90 जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्री ने पुस्तक का विमोचन किया। बेस्ट ऑफ लता नाम की इस पुस्तक में लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं का जिक्र किया गया है। बुक लॉन्च होने के अवसर पर लता मंगेशकर तो मौजूद नहीं थी, लेकिन उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर वहां मौजूद थी। आज दीदी के जन्मदिन के प्रत्यर्थ बेस्ट ऑफ लता किताब विमोचन हुआ है और सबकी ये शुभकामनाएं दीदी को मैं बम्बई में जाके दे दूंगी। संसद भवन के बाल योगी सभागार में आज 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मॉक पार्लियामेंट का भी आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता में शामिल हुए छात्रों ने तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव, शून्यकाल और प्रश्नकाल के माध्यम से संसदीय ज्ञान कौशल का प्रदर्शन किया।
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने छात्रों का मनोबल भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि युवा संसद प्रतियोगिता के जरिए युवाओं को संसदीय प्रक्रिया से बेहतर ढंग से रूबरू होने का मौका मिलता है और छात्रों में संसदीय कामकाज को लेकर समझ बढ़ती है। तो कार्यक्रम में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के छात्रों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया। Must congratulate them for a very impeccable performance, both from speakers and right up to the marshals, and everybody was performing so very well. So I must compliment you. I also must compliment you that the subject that you chose today, it was a serious substantive matter and a very serious substantive discussion on that, to the extent possible that you could have done in the limited 55 minutes of the time. And the text or the speech that was given by the ruling party of the Youth Parliament and the opposition of the Youth Parliament, they have captured the essence of the bills that they were discussing. कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की जांच कर रहे किसी भी अधिकारी का तबादला सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना नहीं होगा। जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज एक बार फिर इस बारे में स्थिति स्पष्ट की। हालांकि कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के कुछ अधिकारियों को उनके कैडर में वापस जाने की अनुमति दे दी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की जांच से जुड़े जो अधिकारी कैडर में वापस जा रहे हैं, उनकी जगह समान रैंक के अधिकारी ही जांच टीम में रखे जाएंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई में आज प्रवर्तन निदेशालय जाने का फैसला रद्द कर दिया। उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर की अपील के बाद ये फैसला लिया। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने भी शरद पवार को फिलहाल कोई नोटिस जारी नहीं किया है। बैंक घोटाला मामले में शरद पवार ने आज दोपहर में ईडी के दफ्तर जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो बैंक घोटाले में एफआईआर के खिलाफ ईडी दफ्तर में अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बारवे ने शरद पवार से उनके घर जाकर मुलाकात की और उनसे ईडी दफ्तर ना जाने की अपील की थी। दूसरी तरफ ईडी के दफ्तर से शरद पवार को आज एक ईमेल भेजा गया। ईडी ने शरद पवार से कहा कि फिलहाल उनसे पूछताछ करने के बारे में फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जब ईडी को जरूरत महसूस होगी तो शरद पवार को उनसे जानकारी जुटाने के लिए बुलाया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 25,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार समेत कई राजनेताओं और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शरद पवार ने बैंक घोटाले में किसी भी तरह के लेन देन से इनकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में भारत के खुले में शौच से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा करेंगे। इस बात की जानकारी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी। उन्होंने कहा कि 60 करोड़ से ज्यादा लोग खुले में शौच करते थे। खुले में शौच से मुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने करीब 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए। देश की सरकार ने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना पर काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से खुद इसमें इस विषय पर नेतृत्व किया, उसका परिणाम है कि 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना करके हम देश को लगभग ओडीएफ बना चुके हैं। 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि देश को ओपन डेफिकेशन फ्री ऐसा डिक्लेयर करेंगे। इसके अलावा 2 अक्टूबर को देश के प्रत्येक जिले में प्लास्टिक एकत्रित किया जाएगा और उसके कचरे का समुचित निपटान होगा। प्लास्टिक के कचरे का समुचित निपटान करने का दुनिया का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। देश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गली मोहल्ले में लोग इकट्ठे होकर के और प्लास्टिक एकत्रित करेंगे और उसका समुचित निपटान किया जाएगा। मैं मानता हूं कि जिस तरह से बिहेवियरल चेंज का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है स्वच्छ भारत मिशन था, प्लास्टिक
के कचरे का निपटान करने का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में होने वाला है। स्वच्छता पर जन जागरण के मकसद से पूरे देश में चली साइकिल रैली का दिल्ली में समापन किया गया। इंडिया गेट पर आयोजित हुए कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नायक ने शिरकत की। एनसीसी कैडेट्स की ये साइकिल रैली 10 अगस्त से शुरू होकर देश के तमाम बड़े शहरों गुवाहाटी, कोलकाता, पुडुचेरी, तिरुवनंतपुरम, पणजी और जम्मू से होकर गुजरी। देश में अपने सफर के दौरान रैली ने 7,800 किलोमीटर की दूरी तय करके स्वच्छता पर लोगों को जागरूक किया। साउथ इंडिया से जो रैली शुरू की, आज यहाँ उसका समारोह हो रहा है और कम से कम 750-665 कैडेट उसमें सहभागी हुए हैं और वहाँ से यहाँ तक आए हैं। जिन्होंने इस काल में जिस तरह से अभियान चलाया, लोगों को स्वच्छता के बारे में हर जगह मालूम कराया, स्वच्छता खुद की और इतना एक बड़ा स्वच्छता का कार्य उन्होंने किया है। और यही नागरिक यही कैडेट जो है आगे जाके और भी इस स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। पिछले जो 2 साल से ज़्यादा ऑलमोस्ट 3 साल हो रहे हैं, इसमें स्वच्छता अभियान में हमारे 35 लाख कैडेट ने भाग लिया है इस 3 सालों में, अलग अलग पखवाड़ों में। और इसमें कम से कम हमारा जो डेटा है वो 2.5 करोड़ सिटीजन्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।